नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब चॉकलेटों को 1 रुपये में 2 के भाव से खरीदकर 1 रुपये में 4 के भाव पर बेचा जाता है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, हम डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल कर हम सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इससे टफ आ जाता है तो कैसे करते हैं, तो इसको भी मैं उसी मेथड से करता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटी और प्राइस को लिख लेते हैं। अब क्वांटिटी कितना, पहले वाला जो हमने बाई किया था उसमें अगर हम क्वांटिटी देखें तो 2 की क्वांटिटी थी और पैसे कितने थे, 1 रुपये। और फिर हम सेलिंग वाला देखेंगे भाई कितने में सेल किया और कितना सेल किया, तो 4 थी क्वांटिटी, ये 4 लिखा हुआ है और 1 रुपये में सेल किया तो 1 इधर लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को सेम करते हैं। तो क्वांटिटी को सेम करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर 1 में भी इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये क्या आ जाएगा, बाई वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएगी 4 और इधर आ जाएगा 2। मतलब अब देखो 4 वैल्यू खरीदी थी और 4 ही बेच दी, इससे तो अब कोई मतलब नहीं बचा। अब मतलब किससे बचा कि 2 रुपये की चीज़ थी, ये प्राइस थे तो ये रुपये में थे, 2 रुपये की चीज़ थी 1 रुपये में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ। और कितने पे हुआ, 2 रुपये पे। कॉस्ट प्राइस तो 2 था, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, तो 1 रुपये का लॉस हो गया और 2 पे। तो इसको 100 के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे परसेंटेज में, तो ये कितना हो गया, 50% का लॉस हो गया क्योंकि ये माइनस था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x-1 और x+3 व्यंजक x² प्लस ax प्लस b के गुणनखंड है तो क्रमशः a और b के मान ज्ञात करें। देखो x² प्लस ax प्लस b, ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसके 2 गुणनखंड दे रखे हैं x-1 और x+3। तो देखो जो गुणनखंड होते हैं, अगर इसकी वैल्यू को, अगर x-1 की वैल्यू को, अगर मैं 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेता हूँ 1, अगर 1 को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। और सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि इसको 0 कर देगी। तो 1 को मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ पे क्या 1 रखेंगे तो सिर्फ a बचेगा, और इधर हो गया b और इक्वल टू हो गया 0। मैंने बताया था ना कि क्योंकि ये फैक्टर है, ये गुणनखंड है, तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ये इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह दूसरा गुणनखंड दे रखा है, और देखो यहाँ पे इक्वेशन में 2 रूट है, इसका मतलब 2 गुणनखंड देंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, तो 2 इक्वेशन निकालने के लिए दूसरे गुणनखंड की भी जरूरत पड़ेगी। ये कितना है, x+3, तो x+3 को मैं 0 के बराबर रखते, यहाँ से आएगा x बराबर -3। x बराबर -3 को फिर से इसी वैल्यू में रखूंगा मैं, x² प्लस ax प्लस b वाले में। तो यहाँ से मैंने x बराबर -3 पुट किया तो ये कितना हो गया, ये 9 हो गया, ये -3a हो गया, ये b हो गया, और इसको भी हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो 3a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, -9। ये इक्वेशन दूसरी आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इक्वेशन 1 को इधर लिख लेता हूँ, तो a प्लस बी बराबर -1 हो गया। ठीक है, अभी मेरे को b कैंसिल कर लेता हूँ मैं, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, माइनस करने से क्या साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो b से हो गया b कैंसिल, ये हो गया माइनस का 4a, और इधर कितना हो गया, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का है, तो कितना हो गया माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 2। अब a की वैल्यू 2 आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, मैं 1 में रख देता हूँ। तो 1 क्या है, a प्लस बी बराबर -1 है, a की वैल्यू कितनी है 2, प्लस b बराबर -1, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, -1 -2 कितना हो गया, -3। अभी देखो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई -3। अभी देखो कौन सा आंसर इसका सही है, तो 2 -3 कहाँ पे, 4 नंबर का आंसर इसका ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। मतलब धारा के विपरीत किसी पर्टिकुलर एक ही डिस्टेंस है, उसको धारा के विपरीत चल रहा है, वो एक बार धारा के साथ चल रहा है, तो 4:1 का रेशियो आता है, धारा के विपरीत 4 और धारा के साथ 1, ये समय का रेशियो हो गया। ये पूछ रहा है कि चालों का अनुपात बताओ, पर ये पहले किसका अनुपात पूछ रहा है, धारा की दिशा वाला पूछ रहा है, मतलब इसने ये रेशियो जो है ये उल्टा कर दिया है। तो अभी मैं क्या बताता हूँ, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्टेंस सेम है दोनों केस में तो स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ
कि यहाँ पे चाल का क्या रेशियो होगा, तो चाल का रेशियो हो जाएगा 1:4। पर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कह रहा है कि पहले धारा की दिशा में बताओ और फिर धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में कितना है रेशियो 4 और धारा के विपरीत कितना है 1, तो 4:1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अगर ऐसे समझ नहीं आया तो थोड़ा बेसिक से मैं बता देता हूँ। तो d डिस्टेंस रही थी दोनों केस में, तो धारा के साथ स्पीड थी u और धारा के विपरीत जो दिशा जा रही थी जब स्पीड थी v, और इसका रेशियो क्या दे रखा था इसने, ये आ गया 1 और ये आ गया 4। d से d कैंसिल हो जाएगा तो v/u की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। पर ये पूछ किसकी रहा है, u/v पूछ रहा है, तो u/v की वैल्यू क्या आ जाएगी 4:1, जिसमें कि u थी जब वो धारा के साथ जा रहा था और v थी जब धारा के विपरीत जा रहा था। तो इसका रेशियो आ गया 4:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक नंबर दे रखा है, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको यहाँ लिखेंगे 0.125 और इन तीनों के ऊपर है बार। इस क्वेश्चन को परिमेय संख्या के रूप में जो व्यक्त करते हैं वो p/q की फॉर्म में लिखना है। ये बार सिस्टम के हिसाब से क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, अगर आपको डायरेक्टली करना है, अगर बेसिक से करना है तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर इसका डायरेक्ट मेथड होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि ये जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये 125 है, इसको लिखो, माइनस करो जो पॉइंट से पहले का नंबर है। तो पॉइंट से पहले क्या है, सिर्फ 0 आ रहा है, बटे करो जितने भी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, ठीक है। और अगर पॉइंट और बार के बीच में अगर कुछ भी बचा हुआ होता है उतने यहाँ 0 लिख देते। तो यहाँ पे कुछ बचा हुआ नहीं है इसलिए कुछ लिखा नहीं है। तो ये क्या आ गया 125/999। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे एक समान दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखो एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन इसके पीछे से जा रही है। इसकी डिस्टेंस थी 200 मीटर और इसकी डिस्टेंस थी 150 मीटर। तो एक्चुअल में ये जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक दूसरे की लेंथ को ही क्रॉस करेंगी। तो इन दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी 350 मीटर। और मेरे को क्या निकालना है, समय पूछ रहे हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। और जब ये एक ही तरफ जा रही है, ये 40 की स्पीड से जा रही है, ये 45 की स्पीड से जा रही है, तो अगर इनकी रिलेटिव स्पीड देखूँ, सापेक्ष गति देखूँ, तो ये क्या हो जाएगी 45 में से 50, क्योंकि 40 और इसकी 40 तो आपस में कैंसिल आउट कर रही होगी। जो इसकी 5 फालतू है उसी से तो सिर्फ ये इसको क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। और किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5/18। और ये 18 ऊपर चला जाएगा और 5 से इसको कट कर लो, ये हो गए 70 बार, और 5 से फिर 70 को कट किया, ये हो गए 14, और 14 में करनी पड़ेगी आपको 18 से गुणा। देखो आप ऐसे ही देख लो, 8 चौक 32 मतलब 2 आ रहा है आंसर में। देखो किसी के पीछे 2 आ रहा है, क्या ही आंसर है ऐसे। अब आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 का 18 7 25, 252 सेकंड आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है। देखो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे जल्दी हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में 8 से आप गुणा कर लो, 8 गुने कह रहा है तो 8 8 64 हो गए, और इसमें अगर 4 जोड़ दूँ तो ये कितना आ गया 68। ये तो 3 अंकों की नहीं पहुंच पाई, छोटी है बड़ी तो बाद में देखेंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। 15 से आप गुणा करो, 15 अट्ठे 120, और इसमें 4 से गुणा करेंगे ये 124 हो गया। इससे छोटी तो बहुत सारी संख्या, सबसे छोटी तो 3 अंकों की 100 होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 12 से आप कर लें, 12 अट्ठे 96, और उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 100। 100 सबसे छोटी संख्या होती है 3 अंकों की। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, 2 हो जाएगा। आप वेरिफिकेशन के लिए करना चाहते हैं तो आप 4th ऑप्शन को भी देख लो। 10 में आप 8 से गुणा करोगे हो गया 80, 80 में 4 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 84। 84 तो 2 अंकों की, 3 अंकों की है ही नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित करके गणना किए जाने पर 18,500 रुपए की राशि पर 40% वार्षिक दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो यहाँ पर रेट जो दे रखी है वो एनुअल दे रखी है, प्रति वर्ष के हिसाब से, तो 40% होगी। और टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5 साल का, ठीक है ना। अभी कह क्या रहा है ये क्वेश्चन, जो ये संयोजित कर रहा है वो छमाही के आधार पर कर रहा है। जब ये छमाही के आधार पर करेगा तो ये 3 साइकिल नहीं बन जाएंगे 1.5 साल में। अगर 6-6 महीने के हिसाब से मैं देखूं, एक 6 मंथ की ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो 3 साइकिल के हिसाब से। और ये तो हो गया टाइम, मतलब 3 साइकिल, मतलब टी हो गया 3 ईयर अगर आप बोलना चाहें, पर मैं यहाँ साइकिल लिख देता हूँ, एक ही बात है।
और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये 40% था साल के हिसाब से। अभी देखो मेरे को 6 महीने के हिसाब से चाहिएगा, तो 40% था एक साल का, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 20%। और 20% को आप क्या लिखते हैं 1/5। अब इस क्वेश्चन को हम ट्री मेथड से भी करके देख लेंगे। हमने 100 रुपये मान लिए कि भाई 100 रुपये मेरे पास प्रिंसिपल थे, 1/5 के हिसाब से ये कितना ब्याज आया 20 रुपये, 20 रुपये और 20 रुपये। पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल। इसके बाद फिर 20 का ब्याज लगेगा 1/5 के हिसाब से, तो ये 4, 4 और 4 हो जाएगा। फिर 4 पे लगेगा तो ये 4/5 हो जाएगा। इस तरह से इन सबको हम जोड़ लेंगे कि ये कितना ब्याज हुआ, तो इन सबको जोड़ लेंगे ये कितना हो जाएगा 20, 20, 20, ये 60 हो गया। और 4 × 12, 72, 72 और 4/5 ये हो गया। तो 72 से ही 4/5, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 164 बट प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 18,500, तो इसमें 185 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर यहाँ कर रहे हैं तो इसमें भी 185 से गुणा करनी पड़ेगी। और 5 से इसको कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया 5 × 3 = 18, 3 × 5 = 28, मतलब 164 × 37, इतना आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया। अब 4 के आप साथ में करो, कितना आ गया 8। ऑप्शन में देखो 8 किसके पीछे है, सिर्फ एक ही आंसर है। आप गुणा करके भी लिख सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी आप लिख सकते हो। आप गुणा करके पूरा निकालो तब टिक मारो, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। एग्जाम में आप यूनिट वाले मेथड को भी थोड़ा यूज कर लिया करो। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे होगा 4 दूनी 8 और एक 9/4, तो 9/4 है, 4 ऊपर चला गया, तो ये यहाँ पे क्या बचा 1 + 4/9, और 9 से फिर एक 9 × 9, 9 × 4 = 13, 13/9 आएगा, तो 9 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा 3 + 9/13, 13 × 3 = 39, और 9 जोड़े तो ये कितना हो गया 48/13। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका HCF बताओ। देखो 117 वो सही बात है, पर वो सह अभाज्य बोल रहा है, वो खुद ही बोल रहा है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें भी हम देख लेते हैं, 13 9 में 117 होता है, तो 13 और 9 में आप देख लो कि कुछ कॉमन है या नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो 13 और 9 जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो 13 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। तो जो इनका HCF होगा वो क्या होगा 1 इनका HCF होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत समपूर्णांकों का मैसेपे या HCF ज्ञात करें। देखो समपूर्णांक है दो, मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल लेता हूँ 2 और 4, इनका समपूर्णांकों का इनका HCF देखो, तो HCF कितना हो जाएगा, कॉमन क्या है 2 इनका HCF हो जाएगा। अभी कुछ और ले लेते हैं, 8 और 10 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी जो कॉमन आएगा वो 2 ही आएगा। एक और देख लेते हैं, 14 और 16 देख लेते हैं, क्योंकि ये क्रमागत है और सम संख्याएं देखनी है, यहाँ भी HCF 2 ही आएगा। तो हर केस में देखो मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों एग्जाम्पल में सेम HCF 2 ही आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है cos 5, cos 24, cos 175 डिग्री, cos 204 डिग्री, cos 300 डिग्री। इसको सरल करना है कि क्या आंसर आएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ASTC का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये होता है ऑल, सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होगा। और इनके जो एंगल है वो है 0, 90, 180 और 270। एक 90 और 270 पे एंगल चेंज हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, cos 175, cos 204 और cos 300 को हम चेंज कर लेंगे। cos 175 को कैसे हम चेंज करेंगे, देखो 180 से थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा cos 180 - 5, ठीक है। इस तरह ये cos 204 जो है वो cos 180 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 180 + 24। इधर cos 300, देखो cos 300 इधर कहीं आ जाएगा, क्योंकि 270 से घूम के 360 पे आ गया, तो 360 से थोड़ा सा कम है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा cos 360 - 60, तो ये cos 300 हो जाएगा। और इसको सेम ऐसे ही रहने दो आप, cos 5 और cos 24, ठीक है। अभी cos 180 - 5 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और 180 की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते। अगर ये 90 या 270 पे होता तो ये चेंज हो जाता, cos का साइन हो जाता, साइन का cos हो जाता, और बाकी भी चेंज होते हैं, जैसे tan cot में हो जाता है, sec cosec में हो जाता है, और प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है उस हिसाब से होते हैं। तो 180 - 5 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है,
180 की वजह से कॉस चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस होगा। और ये चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 180 है, माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और सेकंड में नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो गया कॉस का 5। ठीक है, इसी तरह कॉस 180 प्लस 24, तो 180 की वजह से कॉस कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और 180 प्लस 24 जा रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये 180 है, इससे थोड़ा सा आगे है, और ये इसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस 24 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 360 से थोड़ा सा कम है, पर यहाँ पे क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ही पॉजिटिव है, तो ये कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे। और कॉस 360 की वजह से चेंज नहीं होगा, तो कॉस ही लिखेंगे, और ये बचा कितना, ये 60 बचा। ठीक है, कॉस 5 लिखेंगे, और इधर में कॉस 24 लिखेंगे। कॉस 5 से कॉस 5 कैंसिल हो गया, कॉस 24 से कॉस 24 कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको ASTC के बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको ये पूरा समझना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं इसको प्रॉपरली आपको एक वीडियो बना के इसको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ऑपरेटर किया हुआ है, दो वैल्यूज़ के ऊपर 53 और एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और ये 33 आ रहा है। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, पर यहाँ मैथ में आया हुआ, कोई बात नहीं। तो 53 में 13 को हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 66, और बटे में 2 कर रहे हैं तो ये 33 आ रहा है। तो ये इस तरह की एक्सप्रेशन जो ये दे रखा है, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर दे रखा है, वो ये काम कर रहा है। ऐसे ही 39 में 13 से कर रखा है ऑपरेटर, तो ये कितना आ रहा है 52, और 52 में 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 26। तो सेम इसी मेथड से हम 37 और 21 को करेंगे। तो 37 है और 21 दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 58, और इसको बटे 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, इन दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन को हम x मान के भी कर सकते हैं, पर यहाँ ऑप्शन मेथड से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला ऑप्शन देखते 12, मैं एक को 12 मान लेता हूँ, तो दूसरी कितनी होगी वैल्यू 10 हो गई। अभी 12 का ये कह रहा 5 गुना कर दो, तो इसका 5 गुना किया तो कितना हो गया 60, और इसका 6 गुना करेंगे तो कितना है 60। मतलब हमको ऑप्शन से ही पता चल गया कि पहला ही आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया, बट फिर भी वेरीफाई करने के लिए आप दूसरे भी ऑप्शन चेक कर लो। एग्जाम में आपको वेरीफाई नहीं करना है, पहला ऑप्शन आ गया आपको उसी पर टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। फिर मैं एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये 16 हो गया, तो बचा कितना वो 6 हो गया। 16 में आप 5 से गुणा करो कितना हो गया 16 पंजे 80, और इसमें 6 से गुणा करो 36। तो नहीं है, ये सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, बाकी को आप खुद से वेरीफाई कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, अगर इसे इस कीमत के 60% पर बेचा जाता तो 35% की हानि होती, प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो मैंने मान लिया कि कोई वस्तु 100 रुपये पे बिक रही थी, ये कोई सेलिंग प्राइस था इसका, तो ये वस्तु 100 पे नहीं बेची, इसके 60% पे बेची, तो इसका 60% जो नया सेलिंग प्राइस आया वो कितना आ गया 100 का 60% 60 आ गया। अभी ये कह रहा है कि 35% की हानि हो गई। 35% को हम क्या लिखेंगे, 5% को लिखते हैं 1/20, तो 35% उसका 7 गुना है, तो 7/20 लिखेंगे, मतलब 20 रुपये हो गए CP और 7 रुपये हो गए लॉस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 13 रुपये हो गया। ठीक है, अभी मेरे को देखो सेलिंग प्राइस पता है, मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालनी, तभी तो मैं देखूंगा ना कि दोबारा अगर मैं इसको 100 पे बेचूं तो कितने का लाभ होगा। तो मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालनी है 60 वाले CP से। तो क्योंकि अब नई वैल्यू तो यही थी ना, क्योंकि 35% का लॉस हुआ था, तो मैं लॉस को इसमें से हटाऊंगा, क्या करूंगा CP निकालना, तो CP को रखूंगा ऊपर और SP को रखूंगा नीचे, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये नया CP आ गया कितना 60 गुणा 20 और बटे में 13। अभी देखो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं कैलकुलेशन करके, पर आप एक नए तरीके से कीजिए, आप सब में 13 से गुणा करिए, क्योंकि ये सारे रेशियो हैं। अगर आप यहाँ 13 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ भी 13 से गुणा करनी पड़ेगी, आपको इसमें भी 13 से गुणा करनी पड़ेगी, जो सेलिंग प्राइस है 60% वाली कीमत का। पर मेरे को तो इससे और सिर्फ इससे मतलब, तो ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1200, और ये कितना आ गया 1300। मतलब अगर मैं 1200 रुपये की चीज़ को 1300 रुपये में बेचूँ तो मेरे को कितने का फ़ायदा होगा 100 रुपये का फ़ायदा होगा, और कितने पे होगा 1200 पे होगा। तो ये कितना होगा 2 जीरो कट की, इसको 100 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज में लिखेंगे तो 100/12, ये हो गया 12×96, 4 और बट्टे में 12, 4 के हम 4, 4 3 12, 8 से ही 1/3% का प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा 4 वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदारों से अंकित मूल्य 80 रुपये पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमागत छूटें देता है। देखो किसी का अंकित मूल्य कितना था 80 रुपये, इस पर 2 छूट दी उसने 5% की, तो 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20। और ये डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो 20 पे 1 का डिस्काउंट हुआ, मतलब ये क्या हुआ 19/20, मतलब MRP 20 हो गया और जिस सेलिंग प्राइस पे देना वो 19 हो गया। और ये प्रोसेस उसने 2 बार की है, तो 19/20 और 19/20, और 20 से आप काटोगे इसको 4 बार कट गया और 4 से इसको काटोगे 5 बार हो गया। 19 और 19 की गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 361 और बटे में 5, 5 से इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 72.20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, थर्ड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के आंकिक मान बराबर है। ठीक है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a² और ये आयतन के बराबर, आयतन कितना होता है घन का a³। तो a² से इसका a² कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ a बचेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। अभी पूछ रहा है कि घन का आयतन बताओ, तो घन का आयतन क्या होता है a³, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया 216। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बताओ। देखो एक ट्रेन थी और ये एक खंबा खड़ा हुआ था, ये खंबे को जो पार कर रही है अपनी ही दूरी को पार कर रही है, जो इसकी अपनी लेंथ है। इसकी लेंथ कितनी है 110 मीटर, और कितना टाइम लगाया इसने इसको पार करने में 12 सेकंड। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में अगर आप देखो, पर 1 किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए हम क्या करते हैं 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो 18/5 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 3 18 हो गया, और 5 से 110 जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 5 दूनी 10 और 2 से ये जाएगा 11 12 और 11 3 33, मतलब 33 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 4 वाले इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है a/b, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। बहुत सारे मेथड है, सबसे सिंपल मेथड बताता हूँ। कॉट थीटा की वैल्यू है a/b और कॉट थीटा क्या होता है कॉस अपॉन साइन होता है। देखो आप डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, अगर मैं अलग से दिखाऊं तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी a/√में a² प्लस b², और साइन थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से b/√b² a² प्लस b²। पर ये वैल्यू हमको पुट नहीं करनी है, ये एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ रेशियो से काम चल जाएगा। कैसे कि यहाँ पे जो पूछ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में पूछ रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये जो बटे वाला पोर्शन है ना रूट में a² प्लस b², ये कॉमन है, ऊपर वाले में भी कॉमन है नीचे वाले में भी कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्टली क्या वैल्यू पुट करो, कॉस थीटा की वैल्यू a पुट करो, साइन थीटा की वैल्यू b पुट करो। एक्चुअल भी वैल्यू ये नहीं है इनकी, कॉस थीटा की वैल्यू a नहीं है, पर ये रेशियो इसका a है और साइन थीटा का रेशियो b है। एक्चुअल वैल्यू मैंने इधर लिख के दिखा दी है, और मैं रेशियो क्यों पुट कर रहा हूँ मैंने वो भी बता दिया है, बिकॉज जो नीचे वाली वैल्यू है ना रूट में a² प्लस b² वो कैंसिल हो जाएगी। इसकी वजह से क्यों हमको परेशानी मोल लेनी, हम डायरेक्टली कॉस थीटा की वैल्यू a रखेंगे और साइन थीटा की वैल्यू b रखेंगे और नीचे में a प्लस b। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी a/b, तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, जिसको हम हिंदी में योगांतर निष्पत्ति भी बोलते हैं। तो ये ऊपर अगर हमको माइनस में चाहिए तो ये क्या करेंगे हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यही चीज़ फिर इधर भी करेंगे कि ऊपर में a माइनस बी हो जाएगा और नीचे में a प्लस बी हो जाएगा। ऐसे निकालो, बात एक ही है, या फिर और आप किसी मेथड से निकालना चाहे वो भी सही होगा, पर ये सबसे छोटा मेथड है ये वाला मेथड। तो इस क्वेश्चन का 1 वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का योग 100 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 4:9, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 3:4। देखो b को पहले सेम करना होगा, तो सेम कैसे करेंगे, इसमें 3 से गुणा करनी होगी, तो ये 9 है, ये भी 9 हो जाएगी। हम यहाँ 3 से गुणा कर रहे हैं तो इसके साथ वाला रेशियो ये है, तो यहाँ भी 3 से गुणा करनी होगी। तो इसको अब हम लिख देंगे, a की वैल्यू 4 हो गई और b दोनों में 9 हो गया, तो 9 लिख देंगे, और ये कितना हो गया 4 3 12। अभी आप देखो 9 4 13 और 12 कितना हो गया 25, मतलब इन तीनों का अगर मैं सम करूँ तो ये 25 आ गया। और एक्चुअल में वैल्यू है कितनी, जो ये कह रहा है कि योग 100 है, तो 100 लाने के लिए मेरे को क्या करना होगा 4 से गुणा करनी होगी। अगर इसमें 4 से गुणा कर रहा हूँ मैं इसको एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए, तो इनमें भी 4 से गुणा करनी होगी। कौन सी पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो सिर्फ दूसरी वाली में गुणा करके देख लो आप 4 से, तो 9 चौक 36।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, थर्ड वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्षों में 815 और 4 वर्षों में 854 रुपये हो जाती है, राशि ज्ञात करें। कोई एक प्रिंसिपल था, तो इसने क्या 3 वर्षों में इस पे जो साधारण ब्याज लगने के बाद कितना हो गया, 815 हो गया, और 4 वर्षों में कितना हो गया, 854 हो गया। पर 815 से 854 तो एक साल में ही पहुंचा ना, तो एक साल में अगर मैं देखूं तो 854 में से मैं माइनस कर देता हूँ 815 को, तो कितना आ गया, 39। तो एक साल में कितना ब्याज मिला, 39। इसका मतलब है 3 साल में कितना मिला होगा, 3 में 39 से गुणा कर दो आप, तो ये कितना आ गया, 117। मतलब यहाँ पे 117 जुड़ने के बाद आया होगा 815। तो 815 में से मैं अगर 117 को माइनस कर दूं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 698, जो कि हमारा प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू, तो 815 में से 117 घटा दो तो 698 जो आ गया वो प्रिंसिपल आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो 225 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना, 15 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे पॉइंट 4 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे क्या 2 डिजिट के बाद आ जाएगा। हम इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्लस में, और ये ऐसे ही लिखा हुआ है 0.01, और इनका स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट में करेंगे ये कितना आएगा, 0.16। 0.16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 0.4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है और ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। देखो पहले हमें एक बेलन बना लेना है, ठीक है ना। इसका डायरेक्टली नहीं बताया कि कितनी इसकी हाइट है, कितनी इसकी त्रिज्या है, इसकी कंपेयर कर दी है। एक इसके साथ में एक वृत्त भी दे रखा है। तो वृत्त का जो एरिया है वो है 154 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे क्या है, देखो आप डायरेक्टली अगर इनको याद रखोगे स्टैंडर्ड, जब 154 वर्ग मीटर एरिया होता है तो रेडियस आती है 7। आप निकाल के भी देख लो बेशक, पर आप स्टैंडर्ड याद कर लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमेशा वर्ग वगैरह का इसी तरह का आता है। एरिया की 154 है तो आप रेडियस 7, अगर इसकी रेडियस 7 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी है 7/2, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 7। और ये क्या पूछ रहा है, ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 2πRh, तो आ गया वक्रीय वाला, और ये ऊपर और नीचे वाला क्या हो जाएगा 2πr²। πr² ऊपर का और πr² नीचे का। 2πr कॉमन हो गया, यहाँ h बचा और यहाँ बचा r। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुणा 22/7, और रेडियस कितनी है इसकी 7/2, और अंदर क्या है ये 7 है और ये है 7/2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 231 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, 4 वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी, क्यू और आर क्रम से 35,000, 45,000 और 55,000 रुपये निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं और 40,500 रुपये के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा ज्ञात करो। देखो कभी भी आपको वार्षिक लाभ निकालना हो या कितने भी टाइम का लाभ निकालना हो तो हमको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो इसने पैसा इन्वेस्ट किया, जो प्रिंसिपल था, और जो टाइम था। ये आपका प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पे टाइम देखो सबका वार्षिक है, तो टाइम का तो कोई फर्क पड़ेगा ना। इनकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, जो पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए, जैसे पी ने इन्वेस्ट किया 35,000 रुपये, और क्यू ने इन्वेस्ट किया 45,000 रुपये, और आर ने इन्वेस्ट किया 55,000 रुपये, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो साबित होएगा। तो ये देखो प्रॉफिट, ये हमें रेशियो में निकालने, तो इन 3 जीरो को कैंसिल करेंगे, सबकी 3 जीरो, और 5 से आप डिवाइड कर दो, 5 7 35, 5 9 45, और 5 से 11 बार, तो 7, 9 और 11 के रेशियो में आपको 40,500 को डिवाइड करना है। तो 40,500 है, और यहाँ से क्या आ रहा है, अगर इन तीनों को मैं जोड़ता हूँ तो 11 9 20 और 7 27, मतलब ये वैल्यू आ रही है 27 और ये आ रही है 40,500। तो 27 को अगर मेरे को 40,500 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें गुणा कर दूंगा 1500 की। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रेशियो हैं इनमें भी 1500 से गुणा करनी होगी। तो किसका पूछ रहे हैं, तीनों का पूछ रहे हैं, तो इसमें 1500 से गुणा कर दो, इसमें भी 1500 से गुणा कर दो, और तीसरे वाले में भी 1500 से गुणा कर दो। 15 7 105, ये हो गया, 15 9 135, 2 जीरो लगा लो। 15 की आप 11 में गुणा करोगे, ये हो जाएगा 165 और 2 जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो कौन सा होगा, इसका सेकंड वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि पर एक निश्चित दर पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपये प्राप्त होता है। एक 10 वर्ष का टाइम फ्रेम था, इसमें क्या है, इसको 600 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। अभी क्या कह रहा है, यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो गया, ये दूसरी कंडीशन, ये केस 1 था। इसके बाद
इसने दूसरी कंडीशन ले ली। इस कंडीशन में क्या किया कि 5 साल तो ऐसे ही चला जैसे पहले चला था। तो जब 10 साल का 600 रुपये ब्याज था तो 5 साल का कितना हो गया, 300 रुपये हो जाएगा। और उसके बाद जो अगली वाली 5 साल थी, इसमें प्रिंसिपल पी था स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। इसमें क्या, यहाँ तो पी था पर यहाँ क्या 3p हो गया, मतलब 3 गुना कर दिया इसने जो प्रिंसिपल था, जो मूलधन था। तो मूलधन अगर 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है, हमने 3 गुना कर दिया। तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा। देखो यहाँ पे भी 300 आया होगा कि पहले 5 साल में 300 आया और उसके बाद जो दूसरा वाला 5 साल था इसमें 300 आया। पर यहाँ पे क्या है, मूलधन को 3 गुना कर दिया तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा, 900 रुपये। अभी कह रहा है कि टोटल ब्याज बताओ दूसरे वाले केस में कितना आएगा टोटल ब्याज। तो 300 ये और 900 ये 1200 रुपये टोटल ब्याज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम को करने में पी क्यू आर और एस की कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 2, 3, 5 और 4। तो पी क्यू आर और एस, इसकी 2 है, इसकी 3 है कार्य क्षमता, इसकी 5 है और इसकी है 4, और 4200 रुपये उनको टोटल मिले। देखो जो भी उन्होंने काम किया या फिर जो उनको पैसे मिले, इनकी कार्य क्षमता के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 4200 रुपये को इन सारे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इनको जोड़ के देखते हैं हम कितने हो रहे हैं, 3 और 2 5 और 5 10 और 4 14 14 आ रहा है ऐसे। पर मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है, 4200। तो 4200 करने के लिए 14 को क्या करना पड़ेगा, 300 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 4200 हो जाएगा। तो कह रहा है किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली। यहाँ पे देखो रेशियो किसका ज़्यादा है, सबसे आर का रेशियो ज़्यादा है। तो आर को कितना मिला था, 5 रेशियो, और इसमें एक रेशियो की वैल्यू कितनी दे रहा है, 300। तो 5 की 300 में गुणा कर देंगे तो इसको कितने पैसे मिले होंगे, 1500 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, 3rd वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इस पूरी वीडियो में आपको कहीं भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।